Good morning, students. Today, I will discuss with you how to pass journal entries in final accounts. यानी final account में journal entries कैसे pass करनी है. तो there is a method how to pass the journal entries in final account. Suppose there is a trading account. The items which are debited in the trading account. It is the trading account. The items which are written in the debit side of the trading account. Suppose wages are given here to wages. The journal entries will be जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में है तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे. तो इन दैट केस जर्नल एंट्री क्या आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस. जब भी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर अकाउंट आपके सामने है, जो लेजर अकाउंट के डेबिट में है तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे. जो लेजर अकाउंट के उस अकाउंट के पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट में है तो अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ वेजेस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो विल पास द जर्नल एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. सपोज अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, here is the profit and loss account. Suppose salary is written here to salary. तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? सैलरीज अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज बिकॉज सैलरीज आर रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सपोज कोई इनकम है, जो इनकम कहाँ लिखी हुई है? क्रेडिट साइड में लिखी हुई. मानो सपोज रेंट लिखा हुआ है तो एंट्री क्या आएगी? तो रेंट कहाँ लिखी हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So in this way you can pass journal entries easily. Now let's start the question. Today I am going to discuss with you illustration 11. Now pass journal entries for the following adjustment in the final account. अब जो एंट्री करनी है एडजस्टमेंट्स की करनी है, और एडजस्टमेंट्स आपको पता है दो जगह आती है, तो इट मीन्स एक जगह पर ही एंटर हो चुकी है और दूसरी जगह पर आपने सिर्फ एंटर करनी है. सिर्फ एडजस्टमेंट जो है, जो पर्टिकुलर जो आइटम जहाँ चाहती है वहां तो जाएगी जाएगी, लेकिन जो एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है सिर्फ यहाँ पर हमें. जैसे सपोज पॉइंट 1 है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये क्या लाइबिलिटी है? प्रोविजन हमेशा क्या होता है? लाइबिलिटी है. ये लाइबिलिटीज में तो लिखे जा चुके हैं, तो दूसरी जगह इसको कहाँ ट्रीट करते हैं? इस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हो तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. Now second is closing stock. Closing stock क्या है? This is asset. Assets है closing stock. तो asset जो है हम एक बार तो लिख चुके हैं. कहाँ लिखते हैं asset को? बैलेंस शीट की asset में. तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट अगर इसको एडजस्टमेंट में गिवन है तो फिर कहाँ दिखाएंगे? फिर हम इसे एक जगह पर वो दिखाते हैं. कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे. तो जर्नल एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. Now next third outstanding expenses. This is liability. ये liability है. ये liability तो हम लिख चुके हैं. तो दूसरा कहाँ दिखाते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को? कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में हम ऐड करते हैं. तो कंसर्न्ड एक्सपेंसेस क्या है? कोई भी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस उसमें हम ऐड करेंगे तो एंट्री आ जाएगी. यानी एक्सपेंसेस आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. तो इस तरह से आप इसे एक्सपेंसेस में दिखा दोगे. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि आप इसे कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे हो. अब एक्सपेंसेस क्या बढ़ रहे हैं? जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उन्हें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट आइटम इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ऐसे ट्रीट करेंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या? एसेट है. एसेट में तो लिख चुके हो. दूसरा क्या करते हैं? इसे एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे. अब एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. क्योंकि आपने वो रूल हमेशा ध्यान रखना है, AELIC, यानी एसेट एंड एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करते हैं. LIC यानी लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल्स जब इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और जब डिक्रीज होंगी तो डेबिट. इसी रूल को ध्यान में रखकर ही आपने जर्नल एंट्री करनी है. तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. नाउ नेक्स्ट आइटम इज एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम क्या? एसेट है. यानी एसेट में तो आप लिख चुके हैं इसे, तो अब यहाँ कहाँ दिखाएंगे? एक्रूड इनकम को कंसर्न इनकम में ऐड कर देंगे. अब इनकम क्या इंक्रीज हो रही है तो उसे इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो एक्रूड इनकम क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी. तो एंट्री आ जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम. नाउ नेक्स्ट आइटम इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है?
जो इनकम आप एडवांस में ले चुकी हो तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में लिख चुके हो, और कहाँ करोगे आप, कंसर्न जो इनकम में से इसे आप माइनस करोगे, तो इनकम यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, तो इनकम को क्या कर देंगे, डेबिट, एंड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. नाउ नेक्स्ट आइटम इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होते हैं, ये लायबिलिटी भी तो आप कर चुके हो. जब ये एडजस्टमेंट में दिए हैं तो इसे एक जगह और लिखते हैं, क्या कहाँ दिखाते हैं इसे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में. तो इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये हम बैड डेट्स में प्लस कर देते हैं, तो बात तो वही है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नाउ नेक्स्ट आइटम इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में. यानी प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा चुके हैं, अब इसे वहां पर तो शो कर चुके हो, तो इसे और कहाँ दिखाएंगे, यानी कंसर्न्ड एसेट में माइनस करेंगे, तो यानी एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो इन दिस वे यू कैन पास journal entries easily. Now next illustration 13. Now this is the next illustration. Yes. Give journal entries for the following adjustments in final accounts, charging CGST and SGST at the rate of 6% per annum. यानी अब इसमें CGST SGST भी लगाना है 6% की रेट से. CGST SGST सभी आइटम्स पर नहीं होता, वैसे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कौन से आइटम पे लगाना है. तो अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पे तो CGST SGST नहीं लगता, तो इसकी सिंपल एंट्री आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की. तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाएंगे, वैसे एसेट है, एसेट में तो दिखा चुके हो, तो बाकी दूसरी जगह दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, तो एंट्री आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ नेक्स्ट आइटम क्या है, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट. अब आउटस्टैंडिंग रेंट पे क्या है, CGST SGST दिया जाता है, तो यानी इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. अब रेंट डेबिट हो जाए तो CGST SGST भी दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे. तो इसकी जनरल एंट्री आ जाएगी रेंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट है 20,000, उसमें 6% कैलकुलेट करेंगे 1200, देन 1200, तो टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 22,400. नाउ नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम ₹15,000 इज पेड इन एडवांस. यानी एडवांस हो गया, यानी एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, तो इंश्योरेंस पे कोई GST नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर चुके हो. अब एडवांस में पे कर चुके, एक तो आपकी एसेट होगी, वहां तो आपने दिखा दिया, दूसरा आपका क्या है, एडवांस में पे कर चुके तो आपके एसेट कम, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, यानी एक्सपेंसेस क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो रहा है, तो उसे क्रेडिट कर दोगे, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आप क्या कर दोगे, यहाँ पर डेबिट कर दोगे. नाउ नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होगा, तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. इस पे भी CGST SGST नहीं आता. कमीशन पे है, एक्रूड कमीशन गिवन है आपके पास, तो एक्रूड कमीशन क्या है, एसेट है, डेबिट कर दोगे टू कमीशन. अब कमीशन क्या हो गया, क्रेडिट है, तो आउटपुट CGST आएगा और आउटपुट SGST आएगा. इस तरह से वो 6% है, तो इट विल बी 300 एंड 300, तो टोटल एक्रूड कमीशन हो जाएगा 5,600. In this way, you can pass journal entries from question 11 to 13 easily. Now, you have to solve a practical question 11, 12 and 13 in your fair notebook. Thank you and have a nice day.